गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। आज हम एक और एलपीपी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, सिंप्लेक्स मेथड से ही। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंप्लेक्स मेथड, हमने प्रीवियस लेक्चर में ही स्टार्ट किया था आपका ये वाला पेपर ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो जो हमने स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो भी चीज़ हमने कवर की थी, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया है तो प्लीज़ पहले उस लेक्चर को ले लीजिए। बेसिक जो था आपका वो उसी लेक्चर में था। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से प्लीज़ ले लीजिए। ठीक है, देन इस लेक्चर को लीजिए, आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था हमने जो उसमें क्वेश्चन किया था, पहली बात वो हमारा मैक्सिमाइज का क्वेश्चन था। ठीक है, आज हमारा क्या है, मिनिमाइज का। एक चेंज और क्या है, यहाँ हमने उस वक्त जो लिए थे लेस देन इक्वल टू लिए थे, जो आपके कंस्ट्रेंट थे। हमने आपको बताया उस लेक्चर में क्या होता है कंस्ट्रेंट, क्या होते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, सब चीज़ें आपको उस लेक्चर में मिलेंगी, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ ले लीजिए। ठीक है, तो वहाँ हमने क्या करा था, यहाँ आज ग्रेटर देन है, वहाँ था आपका लेस देन इक्वल टू। ठीक है, दोनों कंस्टेंट में, तो उससे कुछ चेंज है ये वाला लेक्चर, आप प्लीज़ देखिए। जो भी इसमें चेंजेस आने हैं ध्यान से नोट कीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात मैंने आपको बोला था, अगर आप सिंप्लेक्स मेथड से एलपीपी को सॉल्व कर रहे हैं तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा मिनिमम का। अगर आपको दिया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, उसे चेंज करना होगा मैक्सिमम में। ठीक है, याद है। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था मिनिमम ऑफ जेड इज इक्व टू होता है मैक्सिमम ऑफ माइनस जेड के। तो मिनिमम को हमें यहाँ मैक्सिमम में चेंज करना है, तो क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस जेड क्या आ जाएगा आपके पास, -x1 -x2। ठीक है, समझ आया। अब देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है आपके पास, सच डेट 2x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और यहाँ x1 + 7x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पता होना चाहिए आपको कि हमें यहाँ स्लैक वेरिएबल ऐड करने हैं या सरप्लस वेरिएबल। तो हमने आपको बताया था स्लैक वेरिएबल कब ऐड करते हैं और सरप्लस वेरिएबल कब ऐड करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ये वाला टर्म इससे बड़ा है, तो हमें इन दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, एलपीपी सॉल्व कर रहे हैं हम, यहाँ ग्रेटर देन या लेस देन नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ इक्वलिटी चाहिए, इनइक्वलिटी नहीं। ये अभी आपकी इनइक्वलिटीज है। तो क्या करना होगा, ये वाला पार्ट में से अगर हम कुछ लेस कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी ये कुछ बड़ा दिया हुआ है ना, ग्रेटर देन। लेस करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सरप्लस वेरिएबल। हमने आपको बताया था, नाम में थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो जाए आप। ध्यान रखो स्टूडेंट्स, जो भी हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्लैक वेरिएबल, और जब हमारा यहाँ माइनस करना पड़ता है तो उसे हम कहते हैं सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, यहाँ में माइनस करना है तो हम क्या कहेंगे, इन्हें सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, तो लिख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ कि हम x2 तक तो दिया हुआ है, x3 और x4 ऐड कर रहे हैं, दो सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, लिख लेते हैं इंट्रोड्यूसिंग द, यहाँ लिख लेते हैं इंट्रोड्यूसिंग द सरप्लस वेरिएबल। नाम से कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा ध्यान रखो, ऐसे याद रख लो, उल्टा होता है सरप्लस और स्लैक में। ठीक है, सरप्लस वेरिएबल हम दो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, x3 और x4। किस तरह से, देखिए यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम कैसी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये आपको जेड दिया हुआ है, चाहे तो इसे जेड डैश से लिख लीजिए। ठीक है, देखिए तो क्या आ गया, मैक्सिमम जेड डैश इज इक्वल टू -x1 -x2। कंस्टेंट किस तरह से हो जाएंगे आपके, 2x1 + x2। ठीक है, हमें x3 क्या करना है, सरप्लस वेरिएबल ऐड करना है, तो -x3, और यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट कंस्टेंट क्या हो जाएगा, x1 + 7x2 -x4 इज इक्वल टू 7। ठीक है, समझ आया। और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या हो जाएंगे आपके, x1 x2 x3 और नया x4, ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ मुझे याद आ गई, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ आपके पास जो ये
नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है, इनमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, यहाँ सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है कि ये सब जीरो से बड़ा है या जीरो भी हो सकता है। स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम आती है बाउंडेड वेरिएबल। ठीक है, आप लोग जब वहाँ पढ़ेंगे यहाँ में ये बाउंडेड दिए होंगे हमें वेरिएबल्स, आगे पढ़ेंगे हम जब आपको और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, देखिए अब क्या करना होता है, हमने क्या करा था प्रीवियस लेक्चर में, अब हमें एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी होती है। तो आपके पास क्या आ जाएगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स यहाँ मैं लैंग्वेज प्रॉपर नहीं लिख रही हूँ, अगर आप लैंग्वेज अच्छे से लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, वहाँ हमने प्रॉपर लैंग्वेज लिखी है। ठीक है, एक्चुअली लैंग्वेज लिखने के चक्कर में थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाता है, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, हमें क्वेश्चन समझ आना चाहिए, तो क्वेश्चन हम अच्छे से समझ रहे हैं। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी, किस तरह से बनाते हैं, बस ये वेरिएबल्स लिख के जो कोफिशिएंट है इनको आप लिखते जाइए। x1 के रेस्पेक्ट क्या है 2, यहाँ पर x1 के रेस्पेक्ट में कोफिशिएंट 1। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ 7, यहाँ x3 का क्या आएगा स्टूडेंट्स -1, है ना। अब यही सोच रहे हो आप स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया पहले, आपको यहाँ तक, जैसे कई बार होता है एग्जाम में यहाँ तक पहुँच जाते हैं तब समझ आता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आप नहीं बताया। अगर आप लोगों को याद हो तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कब बनाते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि हमारा कोई बेसिस बन रहा है कि नहीं बन रहा। यहाँ अगर आप लिख देंगे -1 तो क्या आपकी बेसिस बन पाएगी। बेसिस यानी कि मैंने आपको कैसे समझाया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह सोचो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन पाएगी क्या। यहाँ माइनस है स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर प्लस था, यहाँ आपका लेस देन इक्वल टू था। क्लियर, समझ आया। ये गलती एग्जाम में ना करो, इसीलिए हमने यहाँ पर ये गलती करी है, ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे। ठीक है, गलतियाँ हमेशा याद रहती हैं, अगर मैं डायरेक्ट बता देती तो शायद आप भूल जाते, अब याद रहेगा आपको क्योंकि हमने यहाँ गलती करी है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया, हमेशा ध्यान रखो, यहाँ आपका एक बेसिस बनना चाहिए। ठीक है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो अब ये नहीं बन रहा, हमने वेरिएबल ऐड करे, तो अब क्या, अब आता है स्टूडेंट्स आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल का रोल। आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होते हैं ये, अब ध्यान से समझिएगा। देखो, देखिए स्टूडेंट्स, इनका रोल जब आता है जब हमारे पास यहाँ आपके पास एक इनिशियल बेसिस ना मिल रही हो। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना होगा, अब हम यहाँ पर दो आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे, x5 और x6। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, जब आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो इसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट भी होगी। यहाँ आप लोगों को पता है ना, x3 और x4 सिलेक्ट वेरिएबल और सबप्रेस वेरिएबल की कॉस्ट क्या होती है 0। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 0x3 प्लस 0x4। बट अब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो लिख देते हैं इंट्रोड्यूस द आर्टिफिशियल वेरिएबल x5 और x6। ठीक है, और इनके रेस्पेक्ट में स्टूडेंट्स जो कॉस्ट होती है वो होती है -m, जहाँ आपका m है बहुत बहुत बड़ा, बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, बहुत लार्ज नंबर होता है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एंड असाइन द लार्ज मोस्ट नेगेटिव, लार्ज लिख दिया, मोस्ट रहने दीजिए, लार्ज नेगेटिव प्राइस -m। ठीक है, -m टू डीज वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में जो हम कॉस्ट दिखाते हैं क्या लिखते हैं -m। तो अब देखिए यहाँ आपका क्या चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम जेड एस इज इक्व टू आ जाएगा -x1 -x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4। ठीक है, अब x5 और x6 इंट्रोड्यूस कराएं तो इनकी कॉस्ट क्या होती है -m। ध्यान रखिएगा m क्या है, बहुत बड़ा नंबर है। तो देखिए क्या आ जाएगा -m x5, ठीक है, और -m x6। ठीक है, और ये आपके कंस्टेंट क्या हो जाएंगे 2x1 प्लस x2 माइनस x3, आपको एज इट इज लिखा है। अब क्या करना है x5 और x6 स्क्वायर, तो ये x5 हो गया इक्वल टू में आ गया 4, और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा x1
प्लस 7x2 माइनस x4 प्लस x6 इज इक्व टू 7। अब आप लोग यहाँ समझ गए होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुकी है। इसका 1 है, नीचे x5 का कोफिशिएंट क्या है 0, x6 का यहाँ क्या है 0 और यहाँ क्या है 1। समझ पा रहे हो? देखो अभी समझ जाओगे। अभी हम बनाएंगे स्टूडेंट्स, ये आपका चल रहा है x6 तक, ये सब क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब बनाइए कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब बताइए क्या आ जाएगी आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्या आ जाएगी अब आपकी a इज इक्वल टू, बताइए। देखिए 2, x2 का 1, x3 का -1 और x4 का 0, x5 का कोफिशिएंट 1, x6 का कोफिशिएंट 0। जब x6 ही नहीं है तो कोफिशिएंट कहाँ से आया भैया, तो मतलब 0। x1 का 1 और 7, इसका x3 का 0, x4 का -1। ठीक है, यहाँ x5 नहीं है यानी कि 0, x6 का 1। आप लोग देख रहे हैं I2 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, 2 गुना 2 की 2 रो है 2 कॉलम है। ठीक है, मिल चुकी है। तो अब आपका ले लीजिए बस इनिशियल बेसिस, क्या आ जाएगा। पहले हम इसको लिख लेते हैं, α1, α2, α3, α4, α5 और α6। इस फॉर्म में हमने पहले भी लिखा था। ये आपके क्या बता रहे हैं, कॉलम को बता रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो अब क्या करना है, इनिशियल बेसिस चूज कर लेनी है। कहाँ बन रही है, α5 और α6 के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनिशियल बेसिस b इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ चुका है, α5 और α6। अब हमने बनानी है फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। इसी तरह से पहले भी क्वेश्चन क्या था, तो बना दीजिए। तो बना देते हैं स्टूडेंट्स टेबल। आपको याद है किस तरह से टेबल हम बनाते हैं, आप लोगों ने पहले भी बनाई है। यहाँ सबसे टॉप पे क्या आता है आपका CJ। ठीक है, यहाँ साइड में क्या आना है CB, फिर B, फिर XB। तो देखो बना लो, मैं भी बना रही हूँ। y1, y2, y3, ये कहाँ तक जाएंगे, हमारे पास कितने वेरिएबल है 6 तक है, तो बस 6 तक जाना है, y4, y5 और ये आपके पास y6। ठीक है, यहाँ पर क्या आना है एंट्री, ये जो आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है यही एंट्री आनी है यहाँ। तो लिख दीजिए स्टूडेंट्स 2, 1, 1, 7, -1, 0, 0, -1। ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा मैट्रिक्स लिख दिया यहाँ हमने। ठीक है, बी में क्या आना है, बी में आना है आपकी ये वाली क्वांटिटी 4 और 7। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ चुका है 4 और यहाँ आपके पास आ चुका है 7। बेसिस क्या है आपके पास, α5 और α6। तो लिख दीजिए α5 और α6। एक्स भी क्या हो जाएगा 5 यानी कि x5 और यहाँ x6। CB में क्या आता है इनकी कोस्ट। तो कोस्ट आप लोगों को पता है कितनी कितनी है, यहाँ पर पता ही है α5 और α6 के लिए कोस्ट क्या है -m और -m। तो बस लिख देना है यहाँ -m और -m। ऊपर क्या आना है, ऊपर पूरा का पूरा z आ जाना है, z डैश यानी कि जो आप लोगों का ये लिखा था ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। ठीक है, देन -1, फिर 0, यहाँ 0 और फिर -m और -m। ठीक है, तो लिख देते हैं -m और -m। समझ आया। नाउ स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें निकालना होता है ZJ। आप लोगों को याद है प्रीवियस लेक्चर, तो आप इजीली कर पा रहे हैं। ZJ कैसे निकालना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए रफ में करते हैं। -m को 2 से मल्टीप्लाई करा तो -2m आ जाता है, या -m को 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाना है -m। अब जो भी आया उन दोनों को करते थे प्लस, तो क्या आ गया -3m। ठीक है, इसी तरह से इसे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल आप लोग ही बनाएंगे स्टूडेंट्स। देखिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो देखो पूरा भी बनवा दूंगी, बट लेंथी लेक्चर के कारण ही मैं कुछ काट देती हूँ चीज़ें। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ नेक्स्ट आप लोग बनाइएगा, फिर चेक कर लीजिएगा जो आपने बनाई और मैंने बनाई है क्या सेम है क्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या आ जाना है आपके पास -m और यहाँ से -7m। तो कितना हो जाएगा टोटल, 7 और 1 8, तो -8m। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर -1 है। ठीक है,
ये लीजिए -1 है, -m से मल्टीप्लाई करा तो +m हो जाएगा, और ये लास्ट वाला 0 है तो क्या बचा m। इसी तरह से यहाँ भी आपके पास m आ जाएगा, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -m। ठीक है, -m को 1 से मल्टीप्लाई करा तो, और यहाँ क्या है 1, तो यहाँ -m से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा -m। समझ आ गया। अब क्या निकालना है, ZJ माइनस CJ। ZJ की वैल्यू है, CJ की वैल्यू माइनस ही तो करना है, कर दो। -3m माइनस CJ है तो माइनस माइनस प्लस। क्लियर। देखिए -8m माइनस माइनस प्लस, m में से 0 गया m ही बचा, m में से 0 गई m ही बची, ये -m है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कैंसिल आउट, क्या बचा 0। इसी तरह से ये भी 0। अब देखो यहाँ एक चीज आती है, कौन सी, m की। हमने आपको क्या बोला था, m क्या है, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है, इसका मतलब m सबसे बड़ा नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, तो एक तो तुम उसे -8 से मल्टीप्लाई करो, और एक -3 से मल्टीप्लाई करोगे m की वैल्यू को, तो कौन सी ज़्यादा आएगी, मोस्ट नेगेटिव देखनी है, ध्यान रखना। पहले ही बताई थी ZJ माइनस CJ मोस्ट नेगेटिव देखते हैं, तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा आएगा, ये वाला। समझ रहे हो ना। ऐसा मत समझना कि -8 तो कम होता है -3 से, बिल्कुल कम होता है, लेकिन हमने यहाँ ऐसे नहीं देखना है, हमें यहाँ पहले ही बोल रही हूँ मोस्ट नेगेटिव देखना है। साइन को भूल जाओ, ऐसा करो साइन को देखो ही मत। तो क्या ये सही है, 8 क्या छोटा है 3 से, नहीं भैया, 8 ग्रेटर देन है 3 से। तो बस हमें क्या है, मोस्ट नेगेटिव देखना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर m बहुत बड़ा नंबर है तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा आएगा, तो मोस्ट नेगेटिव आपके पास हो जाता है ये। तो ZJ माइनस CJ में मोस्ट नेगेटिव से हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि ये जो वेक्टर है ना एंट्रिंग है, यानी कि कौन सा, α2 एंट्री करेगा। डिपार्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम रेशो निकालते हैं। तो अब निकालिए स्टूडेंट्स मिनिमम रेशो। कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने बताया था आपको, फॉर्मूला बताया था, किस तरह से निकालते थे बताइए। जो भी आपका एंट्रिंग वेक्टर आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में कॉलम देखिए कौन सा है, ये वाला। तो बस अब क्या करना है, अब क्या करना है, इस वाले कॉलम को देखना है और इस कॉलम को देखना है, तो क्या आएगा 4/1। ठीक है, इसी तरह से फॉर्मूला बताया था हमने आपको, क्या था याद है कुछ, इस तरह से था ना स्टूडेंट्स, XBI/YI, बताइए क्या था, YI के। और यहाँ हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि YI के ग्रेटर देन 0 हो, उन्हीं के लिए मिनिमम रेशो निकालते हैं। ठीक है, यहाँ आई क्या बता रहा है आपका, आई बता रहा है रो को। ठीक है, यानी कि पहले फर्स्ट रो की बात करेंगे, आई की वैल्यू 1 हो जानी है, क्लियर। फिर सेकंड रो की बात करेंगे, तो देखिए क्या आ जाना है 4/1, मिनिमम हमें लेना है 4/1 का, और फिर 7/7। यहाँ पर दोनों ही आपके ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये वाला पार्ट लेस देन 0 के लिए नहीं निकालते, या फिर इक्वल टू 0 हो, तो अगर ये -1 होता तो हम इसके लिए नहीं निकालते। ठीक है, तो क्या आ जाता यहाँ पर, अब क्या आ जाएगा 7/7। तो 4 बड़ा मिनिमम है या भैया, 7/7 यानी कि 1 बड़ा है, सॉरी मिनिमम। कौन सा कम है स्टूडेंट्स बताइए जरा, ऑब्वियसली ये कम है, तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है 1। ये कम किसके कारण है, इसके कारण। ये कहाँ से आया, यहाँ से। अच्छा यहाँ से आया तो इसके रेस्पेक्ट में इधर चलिए, α6 पे पहुंच गए, बस α6 क्या हो गया, डिपार्टिंग। तो समझ आया एंट्रिंग कैसे देखते हैं और डिपार्टिंग कैसे देखते हैं। और की एलिमेंट और बचा स्टूडेंट्स बताइए, डिपार्टिंग का और एंट्रिंग का कॉमन कहाँ पर आ रहा है, ये रहा, ये डिपार्ट हो रहा, ये एंट्री हो रहा, तो ये क्या आ गया आपका की एलिमेंट। तो लिख देते हैं स्टूडेंट्स हियर, क्या आपके पास आ चुका है 7 इज की एलिमेंट एंड α2 इज एंट्रिंग वेक्टर। ठीक है, और α6 डिपार्टिंग वेक्टर। तो लिख दीजिए फटाक से, ये हो चुका है एंट्रिंग वेक्टर एंड α6 इज डिपार्टिंग वेक्टर। ठीक है, अब क्या करना है, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनानी है, और यहाँ पर α6 की जगह क्या लिख देंगे, α2। तो फटाक से बनाइए, मैं भी बना रही हूँ, आप भी बनाइए, फिर करेंगे मैच। टेबल बन चुके हैं स्टूडेंट्स, देख लीजिए, इसी तरह से बनाते हैं। ठीक है, CJ की वैल्यू हमने लिख ली है,
क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या चेंज होना है। पहली बात तो अल्फा 6 को हटा दो और अल्फा 2 को लिख दो। तो लो जी लो, यहाँ आ गया अल्फा 2, ऊपर क्या था आपके पास अल्फा 5। ठीक है, इनकी कोस्ट भी लिख देते हैं। अल्फा 5 की कोस्ट क्या है, अल्फा 5 की -m, और अल्फा 2 की क्या है -1। तो यहाँ पर लिख देते हैं -m और ये आपका -1। ठीक है, यहाँ भी x5 और x2 चेंज आना है यहाँ। कैसे, क्या रूल बताया था की एलिमेंट को बनाना है 1। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे R2 में, R2 यानी कि सेकंड रो, R1 यानी कि फर्स्ट रो। तो R2 में ऑपरेशन लगा दो स्टूडेंट्स, इसको 1 बनाना है तो R2 में 7 का डिवाइड कर दो, ये 1 बन जाएगा। तो बस ऑपरेशन लगा दीजिए। कौन सा ऑपरेशन लगाया हमने, हमने लगाया है R2 में ऑपरेशन कि R2/7। तो क्या आ जाएगा, देखिए रफ में हम पहले कर लेते हैं, देन वहाँ पुट कर देंगे। तो R2 में ऑपरेशन लगाया तो 7 में 7 का डिवाइड करा तो 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0 में 7 का डिवाइड करेंगे 0 ही आ जाएगा। यहाँ -1/7, यहाँ 0 और यहाँ 1/7। ठीक है, अब बचा ये वाला, यहाँ क्या आ जाना है 1/7, ये 7 है तो 7/7 1। समझ आया, ये आपके पास आ चुकी है सेकेंड रो। अब फर्स्ट रो में हमें क्या करना होता है, हमने आपको बताया था कि एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाना होता है। किसकी हेल्प से, नई वाली की हेल्प से, नई वाली की हेल्प से। कंफ्यूज नहीं होना पहली बात तो यहाँ पर, ये आपकी बी की वैल्यूज हैं और ये आपका y1 y2 y3 y4 y5 y6। ठीक है, देखो हमने आपको बताया था इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से। तो कैसे बनाओगे, R1 में ऑपरेशन लगाओ भैया, क्या R1 माइनस ये वाला R2 लेस कर देते हैं, 1 में से 1 गया, इस 1 में से 1 गया तो 0 बन तो रहा है। तो बस R2 न्यू, न्यू मतलब ये नई वाली, नई वाली की हेल्प से 0 बनाना होता है। तो बस 1 में से 1 गई 0, यहाँ क्या है 2 में से 1/7 गया तो 2 में से 1/7 गया तो क्या बचा, लेस कर लो, 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया 13/7। तो क्या आ चुका है 13/7। यहाँ पर देखो क्या करना है, 4 माइनस R2 न्यू यानी कि 1, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, आगे चलो, यहाँ क्या है -1, तो -1 क्या करना होगा, -R2 न्यू यानी कि -0, तो -1 ही बचा। ठीक है, 0 में से क्या लेस करना है, -1/7, तो प्लस हो जाएगा। क्लियर, 1 में से 0 गया 1 बचा, ये 0 में से ये माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा -1/7। समझ आया, ये पुट कर देना है और कुछ नहीं। देखो क्या आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स पुट कर रहे हैं हम वैल्यूज 3 1, यहाँ क्या है 13/7 1/7 0 1 -1 0 +1/7 -1/7 1 0 -1/7 और ये आपका 1/7 एज इट इज़ लिख दिया है। अब क्या करना है, ZJ और ZJ - CJ की वैल्यू तो मैं भी निकाल रही हूँ, आप भी निकालिए, फिर करेंगे मैच। ठीक है, टाइम बचाना है हमें, फटाक से निकालिए। देखिए स्टूडेंट्स मेरी आ चुकी है ZJ की वैल्यू, क्या आप लोगों की यही आ रही है, कुछ भी नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है, क्या आएगा आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -13m/7 और ये आपका -1/7। इसी तरह से सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये -1 × 1 -1 हो चुका है। ठीक है, मैच कर लीजिए, ये आ रहा है +m, ये -m/7 +1/7, ये -m और ये आ रहा है m/7 -1/7। ठीक है, अब ZJ - CJ तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, -13m + 6/7। 7 मैंने LCM ले लिया है और कुछ भी नहीं करा। ठीक है, क्या है -13m + 6/7, 0 m 1 - m/7 और ये 0 और ये आ रहा है 8m - 1/7। ठीक है, ये हमने यहाँ से काट के यहाँ लिख दिया है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आती है मोस्ट नेगेटिव देखने के बाद। तो आप लोगों को पता है m एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है। तो मुझे बताओ कि -13m ज़्यादा होगा या फिर -m ज़्यादा होगा या फिर 8m ज़्यादा होगा, इसकी तो कोई मतलब ही नहीं है, कन्फ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। m बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, उसे 8 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव नंबर आना है, छोड़ दो। बात आती है इसकी, ये -m है, ये -13m है, m का 13 मल्टीपल, तो ऑब्वियसली इसमें और इसमें ये बहुत बड़ा आने वाला है, तो मोस्ट नेगेटिव हो जाता है आपका ये। क्या पता लग गया, हमें पता लग चुका है एंट्री वेक्टर के बारे में।
अल्फा 1 एंटरिंग है, डिपार्टिंग के लिए मिनिमम रेशो, मिनिमम निकाल दीजिए। फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं। मिनिमम रेशो किसका निकालना है, इस वाली रो को पकड़ लो, तो 3 में 13/7 का डिवाइड करना है, 3 डिवाइड बाय 13/7 और कॉमा 1 में डिवाइड करना है 1/7 का। तो आप लोग इजीली बता पा रहे हैं क्या मिनिमम है, बता पा रहे हैं। अरे ये क्या हो गया, 7 या 21, तो 21/13 कॉमा ये ऊपर जाएगा तो 7। यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ क्या आएगा, 13 एक कम 13, 1 पॉइंट समथिंग, और ये 7 है, तो मिनिमम क्या है आपका 21/3। ये किसके कारण आया, इसके कारण। अच्छा इसके कारण, ये कहाँ है, पकड़ लो, ये रहे। तो बस जब ये पकड़ लिया तो अल्फा 5 यहाँ से दिख चुका है, डिपार्ट कर रहा है। क्लियर। अगर इसको पकड़ते तो अल्फा 2 के बारे में बात होती। ये हमारे पकड़ में आया है, डिपार्टिंग अल्फा 5 एंड वो सॉरी की एलिमेंट कॉमन। देखो भैया यहाँ पर गाड़ी अटक रही है, तो ये हो गया की एलिमेंट। सब कुछ पता लग चुका है, लिख देते हैं 13/7 इज की एलिमेंट, ठीक है। एंड अल्फा 1 आपका एंटरिंग वेक्टर। लैंग्वेज फर्स्ट लेक्चर में हम लिख चुके हैं, अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा 5 डिपार्टिंग वेक्टर। समझ आया स्टूडेंट्स। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछ लो, क्लियर, कोई भी चीज़ हो। अब देखिए अगर आप लोग ये चाहते हैं ना कैलकुलेशन हम आपके साथ करें, तो ये भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कैलकुलेशन साथ भी कर सकते हैं। क्लियर, सब कुछ पता लग चुका है, तो फिर देर किस बात की, थर्ड सिंपलेक्स टेबल फटाक से बना दीजिए। तो बना देते हैं, आप लोग बनाइए, मैं भी बना रही हूँ। तो स्टूडेंट्स मेरी बन चुकी है टेबल, ठीक है। ये सब चीज़ सेम ही चल रही है। बात आती है यहाँ की, तो आपका अल्फा 5 की जगह क्या आ जाना है, अल्फा 5 हट चुका है, क्या आया इसकी जगह अल्फा 1। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 हम यहाँ लिख देते हैं, लीजिए अल्फा 1 और अल्फा 2, तो यहाँ आ जाएगा x1 और x2। कॉस्ट भी लिख देते हैं, अल्फा 1 की कॉस्ट -1, अल्फा 2 की ऑल्सो -1। बात आती है यहाँ, तो यहाँ देखिए अब, तो यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, अपनी कॉपी ले जाते हैं यहाँ, और अब देखिए क्या ऑपरेशन लगाना है, क्या करना है। देखिए ये है 13/7 की एलिमेंट, इसको बनाना है 1, तो सिंपल सा है R1 में ऑपरेशन लगा दीजिए। क्या कि R1 में हमने डिवाइड करना है 13/7 का, तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो बन चुका है 1, इसको तो लिख देते हैं। 3 में डिवाइड करोगे 13/7 का, तो क्या आएगा 21/13, अभी हमने किया था। 0 में डिवाइड करोगे 0 ही आ जाना है। -1 में इसका डिवाइड करना है, तो क्या होगा 7 ऊपर चल जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान से करना। देखो यहाँ कर लेते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो क्या करना है, 1/7 में R1 में है ना, तो 1/7 में डिवाइड करना है 13/7 का, यानी कि 7/13 से मल्टीप्लाई, क्या आ चुका है 1/13। ये चीज़ आपको पता है ना। अरे नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, 1/7/7/13, तो 1/7 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी 13/7 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/13, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या आ चुका है आपके पास, 1 में डिवाइड करेंगे इसका, तो आ जाएगा 7/13, और ये -1/7 है, ये प्लस था, तो बस यहाँ से देख सकते हैं 1/13 आएगा विद माइनस साइन, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो बस -1/13, ठीक है। अब क्या करना होता है, अब हमें इसे 0 बनाना होता है, इसके नीचे वाले को, की एलिमेंट के ऊपर नीचे वालों को 0 बनाना है ना, तो ये इसके नीचे है, तो इसको क्या करना है 0, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या ऑपरेशन लगाएंगे, ध्यान से देखना, R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, क्या R2 माइनस, क्या करना होगा, इसमें 1 है, ये 1/7 है, तो कुछ नहीं, कोई सा भी क्वेश्चन कर लो, हमेशा याद रखो R2 या R1 कुछ भी हो, इससे तो फर्क पड़ नहीं रहा है, क्या माइनस कर देना होता है, जो यहाँ लिखा है ना उसी को लिख दो, और यहाँ लिख दो R2 न्यू, R1 में लगाओगे तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, सॉरी R1 न्यू, R1 आई है ना, नहीं मैंने क्या कहा, अगर यहाँ R1 लिखोगे तो यहाँ R2 लिख देना, यहाँ R2 की बात चल रही है तो यहाँ R1 लिख देना है, क्योंकि ठीक है। और अगर 3
रो हो आपके पास तो 3 के हिसाब से कर देना है, ठीक है। वो आप लोगों को पता होगा, जौन सा की एलिमेंट बना होता है उसको हमें यहाँ लिखना होता है, क्योंकि वही नहीं आती है आपके पास, ठीक है। पहले तो समझ आया, यहाँ पर करके देख लो, चाहे 1/7 लिखोगे, फिर माइनस क्या करोगे, 1/7 इंटू में 1 है, इंटू में 1 है, तो 1/7 माइनस 1/7 जीरो बन रहा है। यही तो हम चाहते हैं, औरों का कोई मतलब नहीं है, औरों में कुछ भी एंट्री आए इसे जीरो बनाना है। तो सिंपल सा है, इसको लिखो R2 को, फिर माइनस यही चीज़ लिख दो यहाँ, क्योंकि हमेशा जो की एलिमेंट वाले होती है वो तो 0 1 आती है ना, यहाँ हमेशा 1 आएगा, की एलिमेंट को हमें 1 बनाना होता है, तो इसीलिए तो 1 से मल्टीप्लाई करके वही चीज़ आ जानी है, 1/7 का 1/7। समझ आया। अब और एंट्रीज हम निकालते जाते हैं, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, क्या लगाना है, 1 माइनस 1/7 और R1 न्यू यहाँ क्या है, 21/13, ठीक है। 7 या 21 क्या चुका है, 1 माइनस 3/13, तो 13 में से 3 गए, क्या बचा, 13 में से 3 गया 10, तो 10/13। क्लियर, सारी निकाल लीजिए स्टूडेंट्स, मैं भी निकाल रही हूँ, फिर मैच करेंगे। तो स्टूडेंट्स चेक कर लीजिए, मेरी एंट्रीज आ चुकी हैं, 0 1 1/13 माइनस 2/13 माइनस 1/13 एंड 2/13, ठीक है। ZJ निकाल दीजिए, क्या आने वाला है आपके पास, करिए, मैं भी कर रही हूँ, आप भी। तो स्टूडेंट्स एंट्रीज आ चुकी है, ZJ की आई है -1 6/13 3/13 माइनस 6/13 माइनस 1/13, ठीक है। ZJ माइनस CJ 0 0 6/13 3/13, और ये वाली एंट्री जो आपके पास आई है -6/13 प्लस M, ये आई है -1/13 प्लस M। इजीली आप लोग कर पा रहे हैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ZJ माइनस CJ है ना। अब यहाँ देखो, क्या कोई भी ZJ माइनस CJ लेस देन 0 है क्या, मुझे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लग रहा है। ये 0 है, ये 0, कोई मतलब ही नहीं, इनको तो चाहे देखो ही मत, ये प्लस है, ये प्लस, कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ। मैंने आपसे क्या कहा, M एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, बहुत बड़े पॉजिटिव नंबर्स में से 6/13 को लेस भी कर दोगे, माइनस है ना, तो क्या पॉजिटिव नंबर नहीं बचेगा, भैया ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा, उसमें से कुछ भी घटा लो पॉजिटिव ही बचना है। इसी तरह से ये है, M एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, तो उसमें से 1/13 गया तो क्या बचेगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी बचेगी, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो सब कुछ यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ चुका है, तो जब ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, तो आगे तो हमें बढ़ना ही नहीं, हमारा सॉल्यूशन इसका मतलब आ चुका है, हमें सॉल्यूशन मिल चुका है। तो सॉल्यूशन क्या मिला है, x1 की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ 21/13, x1 की 21/13, और x2 की वैल्यू भी मिल चुकी है 10/13। तो सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। अब हम निकाल देते हैं पहले वैल्यू मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम क्या था आपके पास, मैक्सिमम जेड डैश इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू आ चुकी है, इनकी वैल्यू रख के निकाल देना है, इनसे कोई मतलब नहीं है। अरे यहाँ पर x3 और x4 से तो कोई वैसे ही मतलब नहीं है, इसके मल्टीपल में 0 है, तो यानी ये दोनों तो टर्म 0 हो चुकी है। x5 और x6 की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है, अपनी टेबल में सिर्फ x1 x2 ही है ना, ये दोनों तो है ही नहीं, मतलब इनकी वैल्यू 0, तो x5 की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो गई, x6 की 0 है तो ये टर्म 0 हो गई, बचा क्या ये, तो क्या कर देना है, -x1 -x2, तो कर दीजिए -x1 -x2, x1 की वैल्यू रखो -21/13 -10/13, क्या आंसर आ गया, -31/13। यहीं छोड़ के नहीं आना एग्जाम में, गलती मत कर देना, मैक्सिमम है ये, हमें क्वेश्चन मिनिमम का दिया था, तो क्या कर देना है, माइनस से मल्टीप्लाई, तो मिनिमम जेड क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 31/13, ये आ चुका है स्टूडेंट्स आपका आंसर, ठीक है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल चुका है, यहाँ पर समझ आया, आंसर भी आ चुका है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूं, ऐसा एक क्वेश्चन पुटअप करेंगे हम जिसमें हमें लेस देन भी दिया होगा, ग्रेटर देन भी दिया होगा और इक्वल टू भी दिया होगा, तो ध्यान से देखिएगा कैसे इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसमें कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स है, पूछिए, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थोड़ी सी तारीफ भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।